अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टॉक यशवीन जमाल के साथ। नाज़रीन, पाकिस्तान की तारीख में कई अहम शख्सियात आई जिन्होंने बहुत रूज देखा, उन्हें बहुत शोहरत हासिल हुई। सियासत की बात करें, बहुत से नाम जहन में आते हैं। फौज के अंदर कई शख्सियात हैं, अदलिया के अंदर भी अगर आप देखें तो कुछ नाम ऐसे हैं जो आपको मिलेंगे। अदलिया की क्योंकि हम बात कर रहे हैं तो एक ऐसी शख्सियत का नाम फौरन से जहन में आता है जिन्हें बहुत शोहरत हासिल हुई। जब उन्हें माजूल किया गया तो इर्रिस्पेक्टिव के कोई इख्तलाफात हैं, तमाम तर हमने देखा कि जो पोलिटिकल पार्टीज हैं वो भी उनकी हिमायत में मैदान में उतरी, बल्कि ये कहना भी गलत नहीं होगा कि पूरी कौम ही सड़कों पर आ गई उनकी हिमायत में। आप यकीनन समझ गए मैं बात कर रही हूँ फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब की, जो कि प्रेसिडेंट भी हैं जस्टिस एंड डेमोक्रेटिक पार्टी के, और आज हमारे साथ खुसूसी तौर पर शरीक गुफ्तगू भी हैं। कुछ बात करेंगे उनसे क्योंकि आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रिटायर हो रहे हैं। एक तो उनसे उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरह से देखते हैं उनके दौर को, जुडिशल एक्टिविज्म का जो ताना है उस पर उनकी क्या राय है, नवाज शरीफ की केसेस हों, नैब के मामलात हों, उस पर वो क्या राय रखते हैं, उन सारे इश्यूज को कैसे देखते हैं, और साथ ही साथ कुछ ये जानने की कोशिश भी करेंगे कि इमरान खान को नाअहल कराने के लिए क्यों पेश हैं। जैसे मैंने कहा कि एक पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह भी हैं, तो मौजूदा हुकूमत की सो फार जो परफॉर्मेंस है, जो कारकर्दगी है, उसको कैसे देखते हैं। इन तमाम तर इश्यूज पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपका फॉर योर टाइम, वेरी काइंड ऑफ यू। सर, आगाज गुफ्तगू का यहीं से करना चाहती हूँ जो मैंने इब्तदाइया में कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार रिटायर हो रहे हैं। सर, किस तरह से देखते हैं उनके दौर को? अगर मैं आपसे कहूँ कि आपका एनालिसिस क्या है, जो टाइम पीरियड उन्होंने गुजारा है सुप्रीम कोर्ट में बतौर चीफ जस्टिस, तो क्या राय है? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। यशवीर, मैं आपका बहुत मशकूर हूँ, आप तशरीफ लेकर आएँ। देखें, मिस्टर जस्टिस साकिब निसार साहब के दौर को आप दो हिस्सों में तकसीम कर लें, क्योंकि इनका टेन्योर तकरीबन 2 साल का था। 2016 से 2017 तक, फिर 2017 से लेकर अब 2018 और 19 के बिगनिंग में जो इनका पहला ईयर था वो कोई कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पर, क्योंकि मैं एक्टिविज्म को नहीं समझता, मैं सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को समझता हूँ, वो कोई इतना इनका इफेक्टिव साल नहीं था। लेकिन जनवरी 2017 से लेकर ऑनवर्ड उन्होंने जनवरी 2018 से लेकर अब तक, वो मैं करेक्शन इसलिए कर रहा हूँ कि जनवरी 2017 से उनका टेन्योर शुरू हुआ था जी। और ये जो उनका आखिरी साल था, ये भरपूर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म से उनकी कोर्ट की एक्टिविटीज रही हैं। और कोर्ट की एक्टिविटीज का मैं आपको एक बताऊं, हर जज, चाहे वो चीफ जस्टिस है चाहे वो जज है, वो एक हल्फ लेकर बैठा होता है और उसका हल्फ ये होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन की उसने प्रोटेक्शन करनी है, लोगों के फंडामेंटल राइट्स की उन्होंने जो है ना हिफाजत करनी है। इनका ये जो साल था जनवरी 2018 से लेकर अब तक जो चल रहा है, ये बड़ा भरपूर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के लिहाज से आप कह सकती हैं। और मैं ये समझता हूं कि अब तो ये मुअर्रख लिखेगा, अभी टाइम नहीं है, क्योंकि वो इसके बाद इनकी जजमेंटें जो कि पब्लिक डोमेन में आ रही हैं, क्रिटिसिज्म भी होगा, फेवर भी होगी, बहुत से आर्टिकल भी लिखने शुरू हो गए हैं। आज भी काफी आ गए, आज भी आर्टिकल काफी थे कि उन्होंने कहा जी कि पहले तो ये जो है ना, जिसको आप लोग जुडिशल एक्टिविज्म समझते हैं उसको नहीं मानते थे, कल परसों भी एक्टिविज्म थे, फिर क्या अचानक हुआ कि एक्टिविज्म। लेकिन मैं ये समझता हूं कि चंद फैसलों के सिवा, जिसमें मेरी भी रिजर्वेशन है और मैंने मतलब बर वक्त अपनी रिजर्वेशन की हैं, और मैंने कहा कि नहीं, ये जैसे अब उनका डैम का वो जो इशू था, तो मैंने कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट सेंसिटाइज तो कर सकती है कि आपका एक इशू है फंडामेंटल राइट्स की, शायद अगर आप उसको स्ट्रेच करें तो कवर आप कर लोगे किसी हद तक, लेकिन ये काम हमारा नहीं है, इसमें कोई हमारी कोई ट्रेनिंग नहीं होती है, टेक्निकल नो हाउ हमको नहीं होती है, कैसे ये एग्जेक्टिव तमाम इश्यूज हमने करने, क्योंकि पैसे इकट्ठे कर लेना या पैसे भी इकट्ठे ना कर लेना ये कोई डैम नहीं बना करते से। डैम के लिए तो बहुत बड़ी आपके पास एक्सपर्टीज होती है, और एक्सपर्टीज में बहुत से लोग, बल्कि मैं जो उन्होंने कॉन्फ्रेंस करवाई थी वो बड़ी कामयाब कॉन्फ्रेंस थी, अदरवाइज मैं भी वहां पर गया था, और वहां पर भी मुझसे लोगों ने पूछा, आपके मीडिया के काफी लोगों ने, मैंने उनसे यही कहा, मैंने कहा ये सेंसिटाइज करने लोगों को कि इशू इस मुल्क में बहुत बड़ा है, और
इश्यूज की हद तक। इसी तरह और भी कई इस तरह के फैसले आएंगे, जैसे नवाज शरीफ, इसका इमरान खान का फैसला आया था मोहम्मद हनीफ अब्बासी की पिटीशन पर, उस पर सबसे पहले मैंने ये बात कही थी कि नहीं, इसमें फ्लॉज हैं, इसको जो है ना रिव्यू होना चाहिए। आप डैम पर बात करें, वो डैम पे बड़े सेंसिटिव है, ये कोई तौहीन अदालत वगैरह तो नहीं हो जाती इस तरह? अगर तौहीन अदालत हो भी तो अब तो पब्लिक डोमेन में है, और वो तौहीन अदालत इसलिए नहीं है कि वो हमको कहने का ये राइट है कि जो हमारे परव्यू में आता है हम उस पर जुरिस्डिक्शन। लेकिन सर, आपने अपनी गुफ्तगू में कहा ना कि मैं उसको कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कहता हूं। सर, दुनिया क्यों नहीं समझती इसको फिर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म? वहां पे इसको एक्टिविज्म क्यों समझा जाता है? क्योंकि जो मॉडल चीफ जस्टिस साकिब निसार का रहा है, दुनिया में कहीं पर आपको उस तरह का मॉडल दिखाई देता है? सबसे पहले पाकिस्तान में। सर, पाकिस्तान अपार्ट फ्रॉम देखें ना, पाकिस्तान में इनके वक्त का नहीं, मेरे वक्त का नहीं, ये जस्टिस नसीम हसन शाह के वक्त का आप देख लो, जस्टिस अफजलुल्लाह साहब के वक्त का। पीपल्स पार्टी का मौकफ ये है कि ये कॉन्सेप्ट आपने इंट्रोड्यूस कराया है, जुडिशियल एक्टिविज्म का। वो एक दर्शन मसीह का एक केस है, हाँ। बहुत पुराना केस है वो, जिसमें तमाम लेबर लॉज वगैरह फिर बने थे और तमाम भट्टे की लेबर को वो हुआ था। इसी तरह ये हमारा एक ये जो था जस्टिस सलीम अख्तर साहब का डिसीजन था, वो जो ये हमारी वायर्स जो जाती हैं वापडा की ऊपर, उसके उन्होंने सेक्शन 9 को काफ़ी आर्टिकल 9 को स्ट्रेच किया। फिर मैंने खुद जो एजुकेशन की एक्सटेंट तक, मैंने लाइफ की एक्सटेंट तक एजुकेशन भी ले गया, उसको एजुकेशन के फंडामेंटल राइट से मिला। इंडिया में आप जाकर देख लो, इंडिया में एग्जैक्टली यही चीज है कि वहां पर हमसे तो बहुत पहले कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में लोग बिलीव करते हैं, लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टी होते हैं ना, ये मतलब जरा एक चांस की बात है कि मैं भी पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करता हूं, लेकिन फेवरेबल और नॉन फेवरेबल जब डिसीजंस आते हैं ना, उस वक्त जाएगा। सर, वैसे मेरा ख्याल है कि इंडिया में अगर हम माइक लेके बाहर निकल जाए ना और वहां लोगों से पूछें कि वहां पे चीफ जस्टिस का नाम क्या है, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई बता सकेगा कि चीफ जस्टिस जो इंडिया के हैं उनका क्या नाम है। लेकिन हमारे यहाँ वो एक हाउस होल्ड नेम है। उसकी रीजन ये है कि उनके रिमार्क्स, उनकी स्टेटमेंट्स, उनकी बहुत सारी ऐसी चीजों में इंटरेस्ट शो करना जो कि शायद रेगुलर नहीं दिखाई देता, ये बहुत ज्यादा है। लेकिन इंडिया में भी बहुत अवेयरनेस है जुडिशरी के मुतालिक लोगों की। जैसे अब आप देखें ना, ये इंक्रोचमेंट वगैरह आजकल हम हटा रहे हैं, वहां पर भी एक बहुत बड़ा केस इंडिया में हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं। हम मुहज़्ज़म माशरों की मिसाल देते हैं, यूके है, यूएसए है, यूके में भी आप देख लो, ये जो उनका मनी लॉन्ड्रिंग वाला के जो केसेस थे 1998 के बाद, जो उनका फंडामेंटल राइट आया था, बड़ी उन्होंने भी अच्छे नहीं सर, लेकिन मैं ऑब्वियसली होगा, लेकिन मैं यकीन के साथ ये कह सकती हूँ कि वहां पर शायद मुझे 10 लोग भी लंदन की स्ट्रीट पे ऐसे नहीं मिलेंगे जो चीफ जस्टिस का नाम बता सकते हैं। आप ठीक कह रही हो, उसकी वजह मैं बताऊं, हमारे यहाँ एक गैप बहुत बड़ा है। हमारे जो एग्जेक्टिव्स है ना, ये एक बदकिस्मती की बात मैं कह सकता हूँ, हमारे एग्जेक्टिव अपना जो काम उनके ज़िम्मे है वो काम नहीं करते। वो उसके लिए फिर, क्योंकि ये वो काम वो होता है कि जो लोगों के हकूक़ के साथ होता है। जब लोगों की हकूक़ की बात कर रही होगी ना, तो फिर आपको जो है ना स्टेप इन करना पड़ता है। अब बहुत से ऐसे केसेस हैं ये जिसमें जो है ना हमको, अब कि ये क्या है, हेल्थ का इशू है, एजुकेशन का इशू है, पानी का इशू है, साफ पानी आपका राइट बनता है, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी आपको मिलनी चाहिए, यूटिलिटी आपको मिलनी चाहिए। ये तमाम कौन से इश्यूज हैं जो कि फंडामेंटल है, एक आदमी से रिलेटेड है। देखिए, एलीट क्लास को जरा सा आप बाहर रखें, एलीट क्लास के तो घर में वो जनरेटर भी लगे होते हैं। एक वो आदमी जो कि एक ऑर्डिनरी, उसके पास इतना नहीं है कि वो अपना एक बल्ब जलाए ताकि उसके घर की जो ना रोशनी भी हो सके। ये तमाम फिर जब फंडामेंटल से डिनाइल होता है ना, फिर सुप्रीम कोर्ट। इसके ऊपर एक काउंटर आर्ग्यूमेंट भी आता है, क्योंकि आपने जो फंडामेंटल इश्यूज गिनवाए हैं उसके अंदर क्या इंसाफ की फराहमी भी एक बेसिक ह्यूमन राइट नहीं है? सर, 1.8 मिलियन के 1.9 मिलियन पेंडिंग केसेस हैं, तो फिर क्या जुडिशरी का काम भी कोई और करना शुरू कर दे? हाउ आर यू गोइंग टू टेक इट? अगर एक पॉलिटिशियन घुस जाए सुप्रीम कोर्ट। जरा बात होता है, एक बात बताएं, आपने कोई जरूर स्टडी किया होगा, आपको किसने कहा कि 1.8 मिलियन केसेस हैं? सर, फैक्ट्स एंड स्टैट्स हैं, ये तो सर्वेज और रिसर्च है सर। सारे कोर्ट्स के मिला के अगर आप देखिए, हाँ, सारे कोर्ट्स के अगर आप मिलाएं तो आप फिर सिविल जज की कचहरी से लेकर और सिविल जज की कचहरी से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाएं। जरा थोड़ी सुन ले, अभी सुप्रीम कोर्ट तक जब आप जाओगी, इस मुल्क की आबादी कितनी है? 22 करोड़। कितने % आपका बनता है? लिटिगेशन इसलिए बढ़ती है कि ट्रस्ट है। जब ट्रस्ट बढ़ता है लोग अदालतों में आते हैं। पहले ये क्या होता था, ये फ्यूडल्स फैसला करते थे, जिरगे हुआ करते थे। मेरा ताल्लुक बलूचिस्तान से, मुझे पता है कि वहां अदालतों की तरफ लोग रजू नहीं करते थे। अगर मर्डर हो गया तो FIR भी नहीं होती थी। लेकिन अब लोगों का ट्रस्ट है, सिविल केस में भी, क्रिमिनल केस में भी लोग रजू करते हैं। लेकिन ये गलत बात है कि इतने केसेस पेंडिंग है। ये मेरा ख्याल है कि अगर सही तरीके से सर्वे हुए, कहीं इससे कम केसेस पेंडिंग है। लेकिन अब आप देखें, जो एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट होती है, सुप्रीम कोर्ट के 38,000 का फिगर है और कलेक्टिवली जो मैंने आपको पहले फिगर बताया वो है, चीफ जस्टिस ने खुद ये फिगर्स दिए हैं। नहीं, ठीक है, 1.8 का नहीं दिया होगा, सुप्रीम कोर्ट वाला दिया होगा। लेकिन और मैं एक बात बता देता हूँ,
इंसाफ फराहम करना सिर्फ हमारा काम नहीं है अदालत का, इंसाफ फराहम करना एग्जेक्टिव का काम है। आप आर्टिकल पढ़ें कॉन्स्टिट्यूशन का 37, उसमें लिखा हुआ है कि ये इनका काम है कि ये डोर स्टेप्स पे जो है ना आपको कम से कम खर्च के ऊपर जो है ना वो इंसाफ फराहम करें। आपने देखा सिविल प्रोसीजर कोड कब से बना हुआ है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कब से बना हुआ है, ये कानूनी शहादत आर्डर 1984 में, ये भी तकरीबन वो एविडेंस एक्ट है उस जमाने भी मार्शाल्लाह लगी हुई थी, ज़ाउला की उस वक्त का आया। इन्होंने कभी कोई रिफॉर्म्स लेकर ही नहीं आए। ये मौजूदा गवर्नमेंट ने कहा था कि हम बहुत से रिफॉर्म्स लेकर आएंगे और 1 साल के अंदर अंदर, इससे बेहतर तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने खुद किया था। जब मैं चीफ जस्टिस था तो हमने एक तमाम चीफ जस्टिस के मुश्तमिल एक कमेटी एक लॉ के नीचे बनाई थी। उन्होंने उसको कहते हैं नेशनल जुडिशल पॉलिसी कमेटी, फिर हमने उसमें पॉलिसी दी। हम 6-6 महीने में केसेस फैसला करवाते थे और 6-6 महीने में केसेस फैसला हुए। बेल एप्लीकेशन 5 डेज में फैसला होती थी। और पर्टिकुलरली ये जो लेडीज के केसेस हैं और खास तौर पर जो बच्चे छोटे छोटे अदालतों में आते हैं गार्डियन वगैरह के, वो हम 6-6 महीने में इनके केसेस डिसाइड करते हैं। इसी तरह रेंट के केसेस एज अर्ली एज कुड बी पॉसिबल हम उनसे कहते हैं डिसाइड, और डिसाइड हुए। लेकिन वो ये जरा थोड़ा सा ये होता है ना कि आप कम से कम एग्जेक्टिव से आप नहीं पूछते कि आपकी क्या ड्यूटी है। आपने तो कोई लॉ लेकर आई नहीं आज तक, और वो पुराने लॉ चलते रहे, लॉ कमीशन की रिपोर्टें पड़ी हैं, उस पर कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं। वैसे ट्रस्ट में जब हमें मौका मिलता है हम उन्हें भी बहुत सवाल करते हैं, उन्हें भी जो जो आप बातें करेंगे सारे सवाल हम उनके सामने भी रखते हैं। लेकिन अगेन क्योंकि आप मौजूद हैं तो मैं आपसे आप ही के शोबे के हवाले से बात कर सकती हूँ। सर, किसी सिविल सर्वेंट को बुला लेना, किसी पुलिस ऑफिसर को बुला लेना, उसको कोर्ट में बुला के उसको इंसल्ट करना, इतना लैक ऑफ ट्रस्ट शो करना इदारों के अंदर के किसी, अभी रिसेंट एग्जांपल्स देख लीजिए, हर चीज की इन्वेस्टिगेशन के लिए वो JITs बनाते रहे चीफ जस्टिस साहब जो है, अस्पतालों में जाके खुद छापे मारते रहे, सो मच सो कि वो अदालतों के अंदर लोअर कोर्ट्स में जाके छापे मारते रहे, और जजेस को भी एक स्टेज के ऊपर, एक आपको पता है लड़काना वाली जो मिसाल है, वो जज को रिजाइन करना पड़ा वहां पर। सर, ये किस किस्म का कंडक्ट है साहब? ये फिर इंडिविजुअल कंडक्ट आप कह सकते हैं, इंस्टीट्यूशन का ना कहें इसको। सर, आपकी कोर्ट में भी आप लोगों को बुला के खासा झाड़ा करते थे। मैंने वैसे आपकी कोर्ट में खुद भी बैठ के विटनेस किया हुआ है। एक मैं अर्ज करूं, जब कभी कोई जरूरत पड़ती है हमको इस किस्म का स्टेप लेते हैं, अदरवाइज हम सबकी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि मेरे साथ भी लोगों का बहुत सा इख्तलाफ है, जैसे आप ही कह रही हो कि आप झाड़ा करते थे, मैं देखती थी, लेकिन वो उसका ऑब्जेक्ट ये कोई हमारा पर्पज पर्सनल नहीं होता है, हमारा होता है कि इस पब्लिक के लिए। देखें, किसी की घर में मर्डर हुआ है, बच्ची उसकी अगवा हो गई हुई है, पुलिस को पता ही नहीं है, आप IG साहब को नहीं बुलाएंगे तो आप क्या मुहर्रर को बुलाकर पूछेंगे कि भाई ये इसका राइट है कि इसको जो है ना इसकी ग्रीवेंस आप दूर करें, और आपको पता ही नहीं है किसी बात का। और इसमें कम से कम जब 184(3) में आप एक कलेक्टिवली कर रहे होते हो, वो एक प्रेसिडेंट बनती जाती है। जब आप प्रेसिडेंट बनती जाती है तो पुलिस को पता। अब ये आपने देखा परसों चौथ यहाँ पर उन्होंने एक पुलिस रिफॉर्म्स पे वर्कशॉप करवाई है। अब उस वर्कशॉप का सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट ये था ताकि इनको सेंसिटाइज किया जाए कि आपकी ड्यूटीज क्या हैं, कहाँ आपके लूप होल्स हैं। तमाम पुलिस ऑफिसर मोस्टली वहां पर अटेंड कर रहे थे, आप भी शायद गई होंगी, और उन्होंने यही उनको समझाया कि आप वो काम करें जिसकी वजह से पब्लिक का ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। सर, लेकिन फायदे आपने गिनवाए, नुकसानात मेरा ख्याल है कि थोड़े ज्यादा हैं। मैं से बात करती हूँ आपसे, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आके आपसे पूछेंगे कि जुडिशियल एक्टिविज्म के या ओवर रीच के जो नुकसानात हैं वो ज्यादा हैं कि नहीं है, और अगर हैं तो उनका अजाला कैसे होगा। विल टॉक अबाउट इट आफ्टर दिस ब्रेक। व्यूअर्स, हमारे साथ रहिए। जी, वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात करें खुसूसी तौर पर फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के साथ, और ब्रेक पे जाने से पहले जुडिशियल एक्टिविज्म और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पे हम बात कर रहे थे। आपने कहा कि आप उसको किसी और पर्सपेक्टिव में देखते हैं। सर, नुकसानात नहीं है जुडिशियल एक्टिविज्म जो होता रहा है इस मुल्क में, उसके कुछ केसेस में हमने देखा कि माशी नुकसानात भी हुए। आप ही की अगर टेन्योर की बात कर ले सर, टर्किश कंपनी के साथ वो जो IPPs वाला केस था सर, उस पर भी हमें जुर्माना हुआ। उसके बाद रेकोडिक वाला मामला, उसका दावा भी हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल कोर्ट में शायद खाकान अब्बासी साहब कहते हैं कि $11 बिलियन हमें देने पड़ सकते हैं। क्वेश्चन खत्म हो गया आपका सर? अब फिर सुनिए भी सर। देखें, वो तमाम जजमेंटें आपकी जो सॉवरेन कोर्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट की, उसकी जजमेंट आपकी फेवर में है। अगर आप कारके की बात कर रही हो ना, टर्किश की, जी जी, तो कारके को इस मुल्क से जब आप लेकर आए, कितने बिलियंस रुपीस आपने उसको एडवांस दिया, और जब उन पैसों को रिकवर करने की बात आई, जैसे और बहुत से IPPs नहीं है, वो RPPs कहलाते हैं, ये जो है ना रेंटल पावर प्रोजेक्ट्स थे, वो पैसा वहां से रिकवर नहीं हुआ, बल्कि कारके ने यहां से मुल्क से चला गया इजाजत से उस वक्त की गवर्नमेंट से। अब क्या बात है? नहीं सर, एक सेकंड आप सुन लेना, मैंने कहा था ना, जब आपने कारके के अगेंस्ट फैसला दिया हुआ है, रिकवरीज उनके साथ ड्यूज हैं,
पता आपको है सब बातों का, आप इंटरनेशनल जो आर्बिट्रेशन होती है वहां जाकर केस क्यों हार जाते हैं? और जब आप केस हार जाते हैं, उस गवर्नमेंट ने जो भी उस वक्त की थी, मुझे नहीं पता किस वजह से, 1 साल तक यहां पर किसी को पता ही नहीं था कि आर्बिट्रेशन में आपके खिलाफ फैसला हो गया हुआ है। और मुझे अभी भी नहीं पता कि ये क्या चाराजोई कर रहे हैं उसके। नहीं सर, $7 मिलियन हमें उस केस में जुर्माना हुआ, और दूसरे में भी मैंने आपको बताया कि क्लेम है। दूसरे की बात सुन लेना, 500 उसमें तकरीबन बिलियन वो जो है उसका आपका सोने का वो जो रिकॉर्ड की आप कर रहे हैं, तांबा और जी जी, मेरे को कॉपर और गोल्ड की माइनिंग का जो इशू है। सॉवरेन कोर्ट होती है आपकी सुप्रीम कोर्ट की। अगर आप सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को अपने मुल्क में इन्फोर्स कर सकते हो और बाहर जाकर कंसेशंस देते हो, अपने केस को डिफेंड ही नहीं करते हो, जबकि उसमें बहुत सी क्लॉजेज ऐसी थी कि बाहर आर्बिट्रेशन हो भी नहीं सकती थी, और आपने पता नहीं कितने करोड़ रुपए या उसमें शायद बिलियन रुपए, ये जाम साहब पिछले दिनों एक बता रहे थे, उस पर खर्च कर दिए, आप केस अपना हार गए, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट का कौन सा कसूर है? सर देखिए आपने अगर हम ये करें की बात कर रही हूँ सर, देखिए आपको नहीं लगता कि इकोनॉमी शुड बी लेफ्ट टू द इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी लेफ्ट टू द लीगल एक्सपर्ट्स? ये देखे ना, अभी जो इकोनॉमी की बात है ना, उसमें इकोनॉमी का कोई इशू था ही नहीं सर। ये कॉम्प्लिकेटेड बड़े कॉम्प्लेक्स इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं, उसमें एक सिंपल सा इशू था कि आया ये जितने भी फॉरेन कंट्रीज हैं, थेथन्स हैं, दूसरी तीसरी हैं, उनको अपने मुल्क के लाज को चेंज करके उस वक्त के मार्शाल्लाह के जो मतलब लोग थे, मुशर्रफ वगैरह, उन्होंने आपकी इस सरजमीन पर जो इतनी बड़ी मादनियात है वो कैसे दे दी है, वो अकॉर्डिंग टू लॉ है या अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं है। उस पर जो है ना कोर्ट ने एग्जामिन किया, जिसको कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू पर यह हुआ कि नहीं, ये टेस्ट जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है उसको फुलफिल नहीं करता है, इसकी वजह से वो कैंसिल हो गई लीज। यहाँ पर जब उनकी लीज कैंसिल हो गई, आर्बिट्रेशन आपका इटली में हुआ था या कहां पर हुआ था, वहां पर आप चले गए। नहीं सर, आपने कहा ना अदलिया के फैसले, सर आप नहीं समझते जजमेंट्स जो हैं ये बड़ी सब्जेक्टिव हैं, सब्जेक्टिव टू द इंडिविजुअल जो लिख रहा है उन फैसलों को, ये तो इंडिविजुअल्स के फैसले हैं ना। नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन के होता है ये, सॉरी सुप्रीम कोर्ट के एज ए होल आप होगा, इंडिविजुअल का तो नहीं होगा। नहीं अच्छा सर, आपने जो अगर मैंने एक जजमेंट लिखी है, रिकॉर्डिंग की मैंने जजमेंट लिखी है, तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। सर $11 मिलियन का अगर जुर्माना होता है, कौन जिम्मेदार होगा? उसकी जिम्मेदारी है कि आप वहां केस क्यों बाहर हार कर आए हो, आपने वहां पर केस में कोई मेहनत ही नहीं की है, निकाल कर पढ़ लीजिए सारा। और वो आप जो है दुनिया को क्यों नहीं बताते हो कि हमने वहां पर ना कोई इसको परसू किया, ना कोई हमने जो है ना इस केस को जो है ना वहां पर फॉलो किया, इसकी वजह से ये एक केस नहीं है, ये और भी बहुत से केसेस हैं। नहीं सर, एक सवाल ये भी तो है ना कि एक फैसले को डिफेंड ना कर पाना नाकामी है या वो फैसला स्टैंड या डिफेंडेबल था? ये नाकामी है, ये नाकामी है। आप जरा जजमेंट पढ़ें, देखें, जो मैंने एक्सपर्ट होता है ना, अगर यशविन आप मतलब लॉ से आपका बैकग्राउंड है, आई एम नॉट अ लीगल एक्सपर्ट ऑफ कोर्स, नहीं है सर, नहीं हो ना, इसलिए आपको पता नहीं है। आप इसको पढ़ें जजमेंट को, फिर जजमेंट को पढ़कर वो फैसले आप पढ़ें, फिर इनकी एफर्ट्स को आप देखें। तफसीलात तो मैंने सारी देखी है, इसीलिए इस बुनियाद पर आपसे सवाल कर रही हूं। आपको पता है कि आपने वहां पर आर्बिट्रेटर भी नहीं अपने अपॉइंट किए हुए थे। वहां जिस तरीके से आपने अपने केस को आर्बिट्रेशन, जो कि इंटरनेशनल मतलब होती है आर्बिट्रेशन, वहां पर आपने जाकर इसको डिफेंड किया। ये कोई एक केस नहीं आप आ रहे हो, आप बहुत से केस आ रहे हो, इसलिए कि आपके पास एक्सपर्टीज। अच्छा सर, मतलब फिर आप ये कह रहे हैं, पॉलिटिसाइज हुआ होता है। आप ये कह रहे हैं कि नेग्लिजेंस है, वो कॉन्ट्रैक्ट्स की बुनियाद गलत थी, उससे पाकिस्तान को नुकसान हो सकता था, लेकिन इंटरफेरेंस नहीं है अदलिया की किसी सूरत। आप इस बात, यू डोंट एग्री विद दैट? क्यों नहीं एग्री होता हूं, मैं तो ये कहता हूं कि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपर नहीं है तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो टेस्ट लेट डाउन है उसके ऊपर स्टैंड नहीं करता है, तो दैट शुड बी स्ट्रक डाउन। लेकिन हम अपने मुल्क को किसी के पास बेचने के लिए तो नहीं जाएंगे कि जनाब ये हम हमारा, क्योंकि आपने एग्रीमेंट कर लिया, एग्रीमेंट गलत है, लेकिन हम क्योंकि जो है ना आप बाहर से आ गए, हम आपको एक्सेप्ट कर लें। क्यों हम एक्सेप्ट करें? अभी तो आप देखो ना, बहुत से इतने फैसले जो हमने किए, बाहर स्टैंड भी किए, और बाहर से ऐसे, क्योंकि इसमें एग्रीमेंट ये लोग लिखवाते हैं, इनसे ये है कि आर्बिट्रेशन जी वहां पर होगी, जेनेवा में आर्बिट्रेटेड होगी, फ्रांस में। लीगल साइड से हटके, लाइक यू सेड, आप एक पॉलिटिकल पार्टी को हेड भी करते हैं, आप नहीं समझते उसके माशी नुकसानात हुए, इंटरनेशनल इन्वेस्टर जाहिर है पुट ऑफ भी हुआ, उसका ट्रस्ट भी शेक हुआ होगा, और भी बहुत से मुआहदे हमारे चल रहे होंगे, क्या पता कहां कहां नुकसान हुआ? आपको नहीं लगता मैसेज नेगेटिव जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं जाता। देखें, जब आपकी कोर्ट्स इंडिपेंडेंट है, आपको पता है कि एक बहुत बड़ा जो है ना ये फाउंटेन हाउस का एक केस हुआ था लंदन में, वहां पर पता नहीं उसकी कोर्ट ने कितनी मतलब डिग्री दे दी थी, हाई कोर्ट की, वहां पर उस जमाने में सुप्रीम कोर्ट नहीं हुआ करती थी। वो पैसे जो जाने थे वो जाने थे उनके पास, सऊदी अरब वालों के पास। तो वहां पर एक स्टेज के ऊपर अटॉर्नी जनरल ने केस को विड्रॉ कर लिया। वहां के जो कोई लोग थे ना एक्टिवेट, उन्होंने एप्लीकेशन फाइल की जाकर, फाउंटेन हाउस उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन थी, उन्होंने कहा ये आप क्या कर रहे हैं, ये पैसा हमारे मुल्क का है, इसमें किक बैक्स में पैसा लेकर जा रहे हैं। क्योंकि
क्योंकि कंट्रीज के तो होते हैं ना, उन्होंने विड्रॉ कराया सारा, इसलिए कि आपकी जो कोर्ट दे होगी अपने कानून और आइन के मुताबिक फैसला देगी। आपकी कोर्ट इसको नहीं देखेगी कि वो जी क्या होगा और उसके बाद क्या होना है। फिर आपकी सारी गुफ्तगू को सामने रख के फिर ये थोड़ा सा समझा दीजिए कि फिर सेपरेशन ऑफ पावर का क्या कॉन्सेप्ट है? अगर एग्जैक्टली दिस इज द सेपरेशन ऑफ पावर्स। सेपरेशन ऑफ पावर्स ये है कि आपके कॉन्ट्रैक्ट, आपके लॉ स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विद लॉ होने चाहिए, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन होने चाहिए। जब आप अपने कॉन्ट्रैक्ट और अपने लॉ किसी पॉलिटिकल कंसिडरेशन पर करोगे तो फिर वहां उसका रिजल्ट ये निकलेगा। यहां पर इसीलिए मैं हमेशा इंसिस्ट करता हूं कि जो काम हमको इंटरप्रिटेशन करने का, जुडिशियल रिव्यू करने का, इन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस को एग्जामिन करने का, वो हमारा है, वो आपका नहीं है। एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को घर भेज देने का काम आपके दौर में भी हुआ, दोबारा अभी प्रेजेंट दौर में भी, टेन्योर में भी हुआ। नजर एक मेरी बात सुनिए, कोई ऐसा आप मुझे बता दें जो मेरे दौर में हुआ। यूसुफ रजा साहब की आप बात कर रहे हैं, जी। कन्विक्शन उनको हुई थी। आपका आइन ये कहता है कि जो कन्विक्टेड आदमी हो मेंबर इस नेशनल असेंबली नहीं रह सकता है जी। आप क्या ख्याल है कि कन्विक्शन के बावजूद, कन्विक्शन की जो कि अपील भी नहीं फाइल की गई, टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट था, जी जी बिल्कुल उनकी सजा थी, जब आपने अपील नहीं फाइल की, आपका क्या ख्याल है कि कन्विक्टेड आदमी मुल्क का प्रेसिडेंट रहेगा, प्राइम मिनिस्टर रहेगा? वो कानून पर, जब कॉन्स्टिट्यूशन पे आप परखते हो ना कसौटी पे, वहां पर आपको देखना पड़ता है। अब आ जाए आप दूसरा यूसुफ रजा साहब वाले केस में, यूसुफ रजा साहब वाले, सॉरी नवाज शरीफ वाले केस में आ जाओ। यूसुफ रजा साहब की तो कन्विक्शन हुई थी, इनका उन्होंने 2 मेंबर बेंच ने तमाम उन डॉक्यूमेंट्स को, जिसमें ये जो अब डिजिग्नेटेड चीफ जस्टिस साहब हैं आसिफ सईद खोसा साहब और उनके साथ एक दूसरे हमारे जज साहब थे, उन्होंने तमाम उन डॉक्यूमेंट्स को जिस पे उन्होंने एडमिट किया कि ये डॉक्यूमेंट अनडिस्प्यूटेड है। जब आप 184(3) की पावर इस्तेमाल कर रहे हो तो वहां वो अनडिस्प्यूटेड डॉक्यूमेंट्स को किया और उस पर उन्होंने डिक्लेयर किया कि अब क्योंकि इसकी डिस्क्वालिफिकेशन हो गई है और इनके खिलाफ केसेस अलहदा चलेंगे, डिस्क्वालिफिकेशन का उनका। फिर साथ ही 3 जजेस ने, आपको तो पता है रिपीट करने की बातें नहीं, अब तो बड़ी हिस्ट्री हो गई इसमें, उन्होंने GIT बनाई ताकि उस GIT ने फिर इनके खिलाफ मटेरियल इकट्ठा किया, उसके ऊपर आपने फिर आपके खिलाफ फैसला है, आपने रिव्यू भी किया जाकर। अब इस सिचुएशन में ये फैसले ठीक थे, दुरुस्त थे? कैसे नहीं फैसला ठीक था? हाँ, अलबत्ता अब जब ट्रायल इनका जब शुरू हुआ, वहां पर आपके जो प्रोसिक्यूटर थे, यानी कि जिन्होंने प्रोसिक्यूट करना था इनको, जो भी अदारा हो, नैब हो, एंटी करप्शन हो, जो भी कुछ हो, वहां पर उन्होंने जो कि एविडेंस प्रोड्यूस करना चाहिए था वो बिल्कुल प्रोड्यूस नहीं किया। हमने देखा परसों इनकी जो बेल एप्लीकेशन लगी हुई थी 5 मेंबर बेंच के सामने, किस बात पर उन्होंने डिनाई कर दी? इसीलिए कि अब वो इंटरफियर नहीं करना चाहते थे कि इंटरिम ऑर्डर है, ऑलरेडी अपील है, अगर कुछ भी थोड़ी सी बात होती तो उन्होंने उसके ऊपर कोई ना कोई मतलब ऑर्डर पास करना था इफेक्टिव। अच्छा, सियासतदानों की तो कन्विक्शंस भी हो रही हैं, सजाएं भी हो रही हैं, कुछ ये क्लेम करते हैं कि बगैर कन्विक्शंस के उन्होंने सजाएं काटी हैं। एतराज ये होता है कि एहतसाब नहीं होता तो जजेस का नहीं होता, जर्नैलों का नहीं होता इस मुल्क में, बाकी हर किसी का। की तो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में आजकल रोजाना पेश तो कहते हैं सबसे इनफेक्टिव फोरम है कि एक जज ही पहले एक जज को अपॉइंट करता है, फिर वही जज उसका एहतसाब नहीं करता है। ये तो सर एक वो ना वो पेटी भाई वाला हिसाब ना हो गया, कोई क्यों करेगा दूसरे का एहतसाब अपने जैसे का? नहीं, अब आप देखो ना, वो मैकेनिज्म इस किस्म का होता है। देखिए, आपने जुडिशरी को फॉर दैट मैटर एक आपने उनकी रिस्पेक्टेबिलिटी भी को तो कायम रखना है कि नहीं रखना है। अगर आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को किसी एंटी करप्शन के फोरम के पास या नैब के फोरम के पास लेकर चले जाओगे, आपकी मुल्क की जुडिशरी की क्या रिस्पेक्ट है? ये रोना तो सियासतदानों का है, वो कहते हैं हमारी कोई इज्जत नहीं है। नहीं, हम कब नहीं कहते उनकी इज्जत है, उनकी सबसे ज्यादा इज्जत है और उनकी सबसे ज्यादा इज्जत होनी भी चाहिए क्योंकि वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। लेकिन जब एंटी करप्शन का ट्रायल हुआ ना, अभी नवाज शरीफ का ट्रायल नहीं हुआ, फुल फ्लैज उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, उनके एविडेंस नहीं रिकॉर्ड हुए। चलिए इसमें एक चीज कह दूं, इनकॉर्पोरेट करके जवाब दीजिए। चीफ जस्टिस साकिब निसार कहते हैं कि मैं फॉर्मर चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी को बुला लूं, तौबा तौबा मैं कैसे कर सकता हूं, लेकिन सियासतदानों को अदर हैंड डेली बुनियाद पे बुला के सरजनिश की जाती है। कल भी फाइनेंस मिनिस्टर की सरजनिश की गई किसी इशू के ऊपर। सो पॉइंट इज कि उनको बुलाया जाता है, सवाल किया जाता है, सख्त सवाल किया जाता है। तो आपके बुलाने पे कहते हैं तौबा ये मैं कैसे कर सकता हूं? ये देखें, नहीं वो नहीं, उसमें एक इशू था। वो इशू इसलिए था कि उन्होंने ये कहा कि क्योंकि वो चीफ जस्टिस रहे हैं तो फिर एक हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन एक प्रोविजन है कि हम किसी अथॉरिटी के सामने पेश नहीं हो सकते। वो कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्टेक्स्ट से बात कर रहे थे, कोई मतलब ऐसा कोई बात नहीं होती। और इसी तरह देखें, जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, कल वो गए हुए थे असद उमर साहब, लेकिन उसमें कोई इस किस्म की उनको प्रोटेक्शन नहीं है। इसलिए प्रोटेक्शन नहीं है कि अगर वो मतलब वो इस किस्म की प्रोटेक्शन दे दें तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि अपने जजमेंट भी हम नहीं इन्फोर्स कर सकेंगे। और लेकिन जहां तक जजेस का होता है, मेरे खिलाफ खुद रेफरेंस आया था, शायद पता नहीं आप उस जमाने में मीडिया में थी कि नहीं थी,
नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल मुझे पता है, उसका इल्म है, लेकिन सर देखें, और वो आप जजमेंट पढ़ लें और उसके बाद वो फिर हमारे अभी रिसेंटली कितने जजेस को इन्होंने फारिग किया और उनको घर भिजवाया और उनके जो भी हैं केसेस चलते रहेंगे, जी बिल्कुल सर, मैंने उसी वक्त अपना करियर शुरू किया था, बड़ा भरपूर हमने भी कवर किया था उस मूवमेंट को। लेकिन ये जो अभी मैंने सवाल किया उसका एक कॉन्टेक्स्ट सर ये भी तो है ना, जस्टिस फारूक वाला मामला भी आपके सामने है, ऑफशोर कंपनी वाला जो इशू चल रहा है, तकरीबन 2 साल के बाद उनको बुलाया गया पहली दफा। नहीं, इससे नहीं, केस तो बड़ा पहले भी चल रहा था और वो पहले हमेशा पेशी पर आते थे। और क्योंकि जाहिर है कि ये अब हम तो एक जजेस को एक दूसरे को जानते हैं ना कि किसका केस है क्या है, और दूसरा वैसे भी अब मेरा तो जाहिर है कि मैं थोड़ा बहुत कानून का तालिब इल्म भी हूँ ना, तो मैं पता तो करता रहता हूँ ना कि क्या हो रहा है, क्या अखबार में पढ़ लिया कुछ सुन लिया, तो वो पहले भी आते जाते थे। जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब का वो हुआ, उससे पहले भी 1-2 जजेस का इसी तरह उन्होंने उनको फारिग किया। ये शौकत सिद्दीकी एक एक्सेप्शन है वैसे, लेकिन फारूक साहब वाला जो मामला है सर, वो तो तकरीबन 1-1.5 साल के बाद समाअत के लिए मुकर्रर हुआ, वेराज नवाज शरीफ की समाअत जो है वो आप देख रहे हैं डेली बुनियाद पर होती रही, रोजाना की बुनियाद पर समाअत हुई। नहीं वो ठीक है, मतलब और भी तो कमिटमेंट्स होती है ना। एसजेसी को तमाम लोगों को वहां से 2 चीफ जस्टिस को बुलाना पड़ता है, फिर यहाँ भी उनको बुलाना, लेकिन ये है कि ये आप नहीं कह सकती हैं। मेरे वक्त में भी एसजेसी बड़ी इफेक्टिव थी, कितने जजेस हमने जो है ना इसी तरीके से निकाले, फिर उन्होंने इस्तीफे वगैरह दे दिए कि जी बस ठीक है, लेकिन किसी का नाम नहीं लेना चाहिए। ऐसी बात नहीं है यशविन कि हम कोई अमल नहीं करते। और आप देखें सबऑर्डिनेट जुडिशरी में हम कितना काम करते हैं, वहां पर हम किसी भी जज को नहीं बर्दाश्त करते। हाई कोर्ट के कई जजेस इसी तरीके से चले गए, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, सिटिंग जजेस, उन्होंने इस्तीफे दिए मेरे वक्त में, बस ठीक है। लेकिन सर इस सारे मामले के अंदर पार्लियामेंट को रबर स्टैंप कर दिया। अपॉइंटमेंट की बात करें, अकाउंटेबिलिटी की बात करें, कोई किरदार, अमली किरदार नहीं है। वो इसमें यह कि फिर कॉन्स्टिट्यूशन को आप अमेंड कर लो ना सर, वो सुप्रीम कोर्ट पर जाके चैलेंज हो जाता है ना, चैलेंज हुआ था 18 अमेंडमेंट चैलेंज हुई थी। फिर उसमें आपने देखा होगा कि ये जो 19th अमेंडमेंट हुई थी वो फिर अमेंडमेंट के ऊपर आई थी और उन्होंने पार्लियामेंट ने एक्सेप्ट किया कि आप ठीक कहते हैं, ये इसकी जो फॉर्मेशन है, ये जो हमारा जुडिशियल कमीशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस, उन्होंने माना, एक्सेप्ट किया हमारे साथ, और उसके बाद फिर उन्होंने अमेंडमेंट की। अमेंडमेंट के बाद अब वही काम कर। अच्छा, वो जो कमेटी की आप बात करें, आपके जहन में जो बात है मैं समझ रहा हूँ, आप जो कह रही हो वो उसके मुनीर भट्टी वाले केस, आई कैन अंडरस्टैंड। देखो जो भट्टी वाला केस आप उसको पढ़ो, उस कमेटी की तशरीह किसी भी उसमें नहीं है जो कि हमारे सुप्रीम उसके नेशनल असेंबली के रूल्स हैं। कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ है कि इसके क्या पैरामीटर्स होंगे, ये कैसे काम करेंगे, इन्होंने क्या देखना है। क्या इन्होंने देखना है कि परफॉर्मेंस इसकी कैसी है, क्या इन्होंने देखना है कि इनकी क्रेडिबिलिटी कैसी है, उन चीज़ों को उन्होंने एग्जामिन किया। वो जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब का बेंच था, उन्होंने उसको एग्जामिन किया। मैं समझ जो आप कह रहे थे उस पर अब लोगों का ये कहना है कि जी वो जो कमेटी हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कानून तो आपने बनाना है, आप बनाए कानून। इम्पीच करने का कानून बना दे, जिस तरह यूएस में या यूके में होता है, आप समझते हैं ठीक होगा? राय ले रही हूँ आपसे, 5 या 6 साल हो गए, सॉरी 5-6 महीने हो गए। जी जी, एक लॉ पास किया, नहीं सर, कल भी एक कमेटी में बिल का करना था, वो भी विड्रॉ हो गया, कल बड़ा झगड़ा हुआ उस बात। जी जी। दूसरा क्वेश्चन आपने क्या पूछा? सर मैं कह रही हूँ कि ये जो जजेस की इंपीचमेंट का एक तरीकाकार है जो अमेरिका में भी है, यूके में भी है, नहीं इंडिया में है, वो रिकमेंड करते हैं, पार्लियामेंट को जाता है, पार्लियामेंट उसको फिर ऐसा कुछ लॉ हो तो आप एज एन इंडिविजुअल समझते हैं कि होना चाहिए, इसमें कोई कबाहत नहीं? नहीं, नॉट एट ऑल। मैं नहीं चाहता हूँ, मैं कहता हूँ जुडिशरी उस वक्त तक इंडिपेंडेंट नहीं रहेगी जब तक ये खुद इंडिपेंडेंट इनके जो है ना डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं होंगे। तो अमेरिका में जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं है? नहीं, अमेरिका में तो जो सुप्रीम कोर्ट का जज है वो तो इलेक्शन करके आता है, हम इलेक्शन करके तो नहीं जाते, हम तो परफॉर्मेंस पर जाते हैं। अगर मैं सुप्रीम कोर्ट का जज बना या मैं हाई कोर्ट का जज बना, मैं तो अपने परफॉर्मेंस पे आया, जो मेरे क्रेडेंशियल उन्होंने देखे होंगे जिन्होंने मुझे अपॉइंट किया। अमेरिका में ये देखता है कि आपके वोट कितने हैं, आपको कौन सी पार्टी जो है ना, ये ट्रम्प ने जब रिसेंटली लगाया उसको तो वोट मिले, वो आ गया। अब वो जो वोट आ गया उसको तो फिर इंपीचमेंट उन्हीं लोगों ने करना है जिन्होंने अपॉइंट किया था। अच्छा, वक्त थोड़ा सा सर महदूद है, कुछ रीसेंट अभी जो इश्यूज है, अलीमा खान वाला जो मामला है, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग कर रही है ऑपोजिशन, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, या आप समझते हैं कि ऑपोजिशन की जो इस वक्त क्लेम्स हैं, जो सवालात हैं, वो ठीक है, उनमें वजन है? नहीं, देखिए मैं तो एक और बात समझता हूँ, अगर आपने अकाउंटेबिलिटी एहतसाब करना है ना, फिर आप क्रॉस द बोर्ड जाएं, फिर उसमें XYZ की कोई नहीं होनी चाहिए। अगर इनका केस कवर होता है आप इनको भेजें नैब के पास। जहांगीर तरीन का केस नैब के पास क्यों नहीं गया? और बहुत से लोगों के केसेस हैं वो अभी वहां पर गए लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ये क्रॉस द बोर्ड नहीं है। इन एज मच एज हमारे जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव का केस भी हेलीकॉप्टर का अभी तक नैब के पास है। अब मुझे नहीं समझ आती कि नैब वाले उनके क्या कर रहे हैं वैसे सर नैब वाले। और दूसरी बात ये कि नैब वाले गलत कर रहे हैं। नैब वालों को क्रॉस सपोर्ट करना चाहिए,
मैंने बताया ना XYZ जैद उमर बकर कुछ फर्क नहीं है, फिर तो लोग सेटिस्फाइड होंगे। जब आप ये करोगे तो फिर उंगलियां उठेंगी, उंगलियां उठ रही हैं, और ये अच्छी बात नहीं। इंस्टीट्यूशन को आप खुद कमजोर कर रहे हो ना। हलीमा खान ठीक है, वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, लेकिन इतनी बड़े एलिगेशन आप पर आ गया है, आप भेज देते नैब को, आप बना देते GIT। आपने तो हर मामलों में GIT बनाई हुई है ना, आप यहाँ भी GIT बना देते, ले लेते आप रिपोर्टें, और उसके बाद आप रिकमेंड भी करवा देते। लेकिन हर केस अब वो नैब के पास जाता है। अब कौन लोग गिरफ्तार हैं? जो मेरे ख्याल अपोजिशन के लोग हैं मोस्टली, जेलें उनसे भरे जा रहे हैं। जो रूलिंग पार्टी है, कौन से लोग उनके गिरफ्तार हैं? आप मुझे बता दो। हाँ। आप माशाल्लाह मीडिया में आपका काफी वो है, आप मुझे किसी का नाम लो अपोजिशन का, सॉरी रूलिंग पार्टी, दिस मींस कि क्रॉस द बोर्ड नहीं हो रहा है। जब तक आप क्रॉस द बोर्ड नहीं करोगी, लोग इंस्टीट्यूशन पर बिलीव नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का जो पोर्शन था इस सारे मैटर के अंदर, वो ठीक था? आप समझते हैं हलीमा खान वाले मामले को सुप्रीम कोर्ट ने ठीक हैंडल किया? क्योंकि एक एतराज ये भी किया गया कि सेनेटर वकार का भी सिमिलर मैटर था, एक ही दिन हेयरिंग हुई दोनों केसेस की, उनको जुर्माना भी उनके मुकाबले में बहुत ज्यादा किया गया, हलीमा साहिबा के मुकाबले में पर्चा वगैरह भी दर्ज कराया गया उनके ऊपर। तो प्रोसीडिंग्स का पूरा अंदाज ही फर्क था दोनों केसेस के अंदर। नहीं, डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस तो मैं नहीं स्टडी कर सकता ना कि उनका क्या था उनका क्या था, लेकिन ये मैं कह सकता हूं कि कोई इल विल नहीं होती है सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसले देगी अकॉर्डिंग टू लॉ, यहाँ आपका राइट है, आप उस पर क्रिटिसिज्म करो। मैंने नहीं कहा शुरू में आपको कि मैं तो खुद इस पर एतराज करता हूँ। आपको नहीं लगता बहुत सियासी केसेस में इन्वॉल्व होना ही नहीं चाहिए सुप्रीम कोर्ट को इन द फर्स्ट प्लेस? नवाज शरीफ का एक टेस्ट केस हमारे सामने है, फैसले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आते गए, मेरिट पर बात ना करें, लेकिन यह है कि जो कुछ कहा गया आला अदलिया को उसके बाद, वो एक तूफान था, वो आपके सामने है। अच्छा, जब ये आपकी असम्बलियां डिसॉल्व हुआ करती थी कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे, आप कहाँ जाकर चैलेंज किया करते थे? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन आपका खुद एक पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट है, और जब आपके पास एक इशू आता है, आप उसको इनकार तो नहीं कर सकती हैं। आप जज तो ये नहीं कह सकते नहीं नहीं नहीं, नहीं इसमें पॉलिटिक्स है। भाई कॉन्स्टिट्यूशन जो है खुद एक पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट है, इसके नीचे जो भी कुछ आना है सुप्रीम कोर्ट, हाँ ये आप कर सकते हो, कोई और सुप्रीम कोर्ट बना दो जो कि सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल इशू को देखा करे और ये सिविल रिवीजन सुना करे। हाँ। ये नहीं हो सकेगा इस मुल्क में, नहीं हो सकेगा, पॉसिबल नहीं। इसलिए हो सकेगा कि हमारे इंस्टीट्यूशन बड़े वीक हैं। सर, लेकिन तासुर एक ये भी है कि मार्शल लॉ की जगह जुडिशल मार्शल लॉ ने ले ली है अब पाकिस्तान में। मैं इस बात को नहीं मानता, इसलिए मैं ये कहता हूं कि स्ट्रेंथन हो रही है डेमोक्रेसी, और इसलिए स्ट्रेंथन हो रही है डेमोक्रेसी के कम से कम हमने वो जो गैप था ना उसको फिलअप करने की कोशिश की है कि जो कि डेमोक्रेटिक वालों को करना चाहिए था, जो वो नहीं करते थे। अब आप देख लो ना, तीसरी असेंबली जा रही है, मार्शाल्लाह नहीं लगी है। मे बी के कोई लोग बातें करते हों कि ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, उसमें तो मैं भी बहुत कहता हूँ, लेकिन हम अपना सर यही जो जवाब आप दे रहे हैं ना, इसी वजह से कहा जाता है कि जुडिशल मार्शल लॉ जो है वो लग गया, क्योंकि मार्शल लॉ लगाते वक्त भी आमिर यही कहा करते थे कि यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा, इसलिए हमें आना पड़ रहा है। यू स्टूड अप टू मुशर्रफ, फिर आप क्यों खड़े हुए थे उनके खिलाफ? मैं तो इसलिए खड़ा हुआ था कि मुशर्रफ वो काम करना चाहता था जो कि कॉन्स्टिट्यूशन इजाजत नहीं देती थी। या आज उसके बाद भी जो मैंने 2008 से लेकर या 2005 से लेकर ऑनवर्ड में 2013 तक चीफ जस्टिस रहा, या मियाँ साहब रहे, या हमारे पहले भी जितने भी सक्सेस रहे, वो स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन काम करते हैं। सही सर, इमरान खान की नाअहली वाला मामला जो है, आप उसको खासा परस्यू कर रहे हैं, क्यों? उसमें और कोई इशू नहीं है। उसमें एक इशू है कि हम ये समझते हैं कि वो जो आर्टिकल 62(1)(f) है उसका, वो उसके स्टैंडर्ड पर पूरा नहीं उतरते। तो इसलिए आप समझते हैं कि वो, क्योंकि कि जब हम कॉन्स्टिट्यूशन के स्टूडेंट हैं, आप भी अगर कॉन्स्टिट्यूशन को समझती हो, आप भी यही चाहोगी कि कॉन्स्टिट्यूशन की इन्फोर्समेंट फुल्ली होनी चाहिए। सर, जाली अकाउंट्स केस, इस पे आखिर में मैं कमेंट चाहती हूँ आपसे। बड़ा शोर शराबा, JIT की रिपोर्ट, ये सारा मसला जैसे हैंडल हो रहा है, कैसे देखते हैं? कौन सा केस करें? JIT सर, ये जो रिपोर्ट अभी जाली अकाउंट्स केस पे आई है। अच्छा, जाली अकाउंट्स की उस पर मेरा ख्याल है कि उन्होंने शायद सुप्रीम कोर्ट ने भी एक्सेप्ट नहीं की है। उन्होंने शायद नैब को कह दिया कि फर्दर प्रोब करें आप इसमें। नहीं, उन्होंने कहा है कि JIT रिपोर्ट नुक्ता आगाज है तहकीकात। हाँ, वही ना, मतलब बेसिक चीज है। उन्होंने शायद खुद भी सेटिस्फेक्शन शो नहीं की है, उन्होंने भिजवा दिया नैब के पास। देखें, जब कोर्ट सेटिस्फाई होती है वो कोई फाइनल ऑर्डर जरूर पास कर लेती है, लेकिन जब कोर्ट समझती है कि इसके साथ फर्दर प्रोब इसमें होना चाहिए, उसमें बहुत से इश्यूज थे, तो ठीक है, नैब उसमें कर ले। सर, बहुत सारी चीजें भी आपने भी गिनवाई, वैसे भी आप कहते रहते हैं कारकर्दगी की भी अगर बात करें, टेन्योर पूरा कर कि मौजूदा हुकूमत अपना, इस तरह की भी आवाजें उठ रही हैं कि मुश्किल है, इनसे नहीं, इनके बस की बात नहीं है। मुझसे क्यों पूछती हैं? आप अपनी जेब को देखें। हाँ। जिस दिन आपके पास 100 रुपया था, दूसरे दिन आपके पास 60 रुपए रह गए, आप चाहोगी कि टेन्योर पूरा करें? आपकी जेब पर डाका पड़ा है। ये बिल्डिंग जो आपने खरीदी है, इसकी कीमत आपने दी थी 1000 रुपए, जब आपने डॉलर की कीमत 138 और 40 ले गए, एकदम आपकी रिड्यूस हो गई, ये तो 60,000 की रह गई, 600 की रह गई आपकी बिल्डिंग।
और यूटिलिटी का आप देख लो, इन्फ्लेशन आप देख लो। देखें, मैंने शुरू में आपसे कहा कि आप जो एलीट क्लास है इसको अलहदा करें, इनके सारे काम चलते हैं। जो गरीब आदमी है, इन्फ्लेशन से आज कौन इफेक्ट हो रहा है? वो इफेक्ट हो रहा है। गैस का बिल आप लोग चीखते हैं, बिजली का बिल आप देखें, लोग चीखते हैं। और उसके बाद इन्फ्लेशन आप जब देखें, कितनी इन्फ्लेशन हो गई है, इसका क्या करेंगे आप? तो फिर आपका क्या ख्याल है? लोग जो है ना उसको नहीं, टाइम तो लोगों ने देखे, लोग फैसला करते हैं। ये बात नहीं कि सिर्फ वोट वाले दिन फैसला करना है। लब लोगों की नफरतें बढ़ती हैं ना, वो चीज़ अच्छी नहीं, वो चीज़ अच्छी नहीं। तो सर वक्त खत्म हो गया, वरना मजीद कुछ इश्यूज पर आपसे जरूर बात करती। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, इट वाज एन एब्सोल्यूट प्लेजर टॉकिंग टू यू। नाज़रीन, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब से खुसूसी गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम से आज के लिए बस यही कुछ। यशवीन जमाल को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।